हेलो फ्रेंड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे द्वारा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एक ऐसा मास्टर रिवीजन के माध्यम से क्लासेज होती है जिसमें बच्चे के पूरे सिलेबस को 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा कवर कर दिया जाता है और आपके बौद्धिक विकास को एक समग्रता प्रदान करने का हमारे ये मास्टर रिवीजन जो वीडियो है ये इस दिशा में कार्य करता है। तो आज हम देखेंगे जो क्लास 8 की साइंस की बुक है उसके लेसन 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो लेसन फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये 6 से 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे की एग्जाम आसानी से वो कर सकेगा और अच्छी परसेंटेज बना सकेगा। तो देखिए, पहले लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें कहा गया है कि जो फसल होती है, पहला क्वेश्चन बनता है कि फसल क्या है, इंग्लिश में से क्रॉप बोलते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे बड़े स्तर पर या बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। ठीक है, जैसे सरसों हो गई, गेहूं हो गई, एक भूमिगत क्षेत्र होता है उसमें बड़े स्तर पर पौधे उगाए जाते हैं एक ही किस्म के, तो वो होती है क्रॉप। इसके आगे फसल को यदि टाइम के आधार पर या फिर इसके 3 भागों में इसे बांटा गया है। जो फसल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3। मुख्य रूप से तुम्हारी किताब में दी गई है 2, लेकिन 3 होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती है, जो अभी चल रही है, जिनमें गेहूं, सरसों, चना, इस तरीके की फसल आ जाती है। इसके बाद है खरीफ। खरीफ में क्या होता है, यह फसल जून से लेकर अक्टूबर तक उगाई जाती है, और जो बीच में टाइम बचता है उसमें जायद। ठीक है, खरीफ की फसल में जैसे मूंगफली हो गई, बाजरा हो गया, है ना, इस प्रकार की फसल उगाई जाती है, मक्का हो गई। इसके आगे देखते हैं जो कृषि पद्धतियां हैं, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बनेगा कि फसल को कितने भागों में बांटा गया है उनका वर्णन करो या फिर कृषि पद्धतियों को बताइए। तो मुख्य रूप से जो इसकी प्रैक्टिस होती है कृषि उगाने के रूप में, तो पहले क्या किया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, ये चीजें देखिए। तो कृषि जो पद्धतियां है, पहली पद्धति है मिट्टी को तैयार करना। मान लो हमारा एक खेत है, इस खेत में हम पहले क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, अब मिट्टी को तैयार करने के कुछ औजार है, जैसे हल है, हल सेप्ट है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, इनके माध्यम से भूमि को तैयार करेंगे। बुआई, बुआई क्या होती है कि भूमि को तैयार करने के बाद उसमें बीज बोएंगे जिससे हमारी फसल उगेगी। तो इस सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर के माध्यम से बुआई की जाती है। इसके बाद है खाद एवं उर्वरक मिलाना, मैन्यूर और फर्टिलाइजर। ठीक है, खाद क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और उर्वरक होता है रासायनिक, जो फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, खाद को हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं जैसे भैंस, जंतुओं से। ठीक है, इस प्रकार से, और रासायनिक मुख्य रूप से फैक्ट्रियों से उत्पादित किया जाता है। ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ये रासायनिक रूप से प्राप्त होता है जो फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, एक निश्चित अंतराल में जल देना, एक निश्चित अंतराल में एक निश्चित अंतराल में खेत में जल देना या फसल में जल देना, वो क्या होती है, सिंचाई। ठीक है, निश्चित अंतराल में, मान लीजिए जो अगर हम निश्चित अंतराल में जल नहीं देंगे तो क्या होगी, फसल सूख जाएगी, नष्ट होने का खतरा होगा। तो इस प्रकार इसमें सिंचाई की डेफिनेशन है। अब सिंचाई की कुछ मुख्य रूप से 2 आधार है।
किस आधार पर हम सिंचाई करते हैं? तो परंपरागत स्रोत के रूप में गिरनी है, चेन पंप, डेकलियर है, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। ठीक है, जो परंपरागत है, पहले का जो समय है, इन चीजों से सिंचाई की जाती थी। और आधुनिक विधियों के अंतर्गत, यानी आधुनिक रूप में हम छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर और ड्रिप तंत्र, ये दो सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो फुहारे लगे होते हैं वो छिड़काव देने का कार्य करता है। और एक चीज होती है ड्रिप तंत्र, जो छोटे छोटे ड्रॉप के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से पेड़ों में दी जाती है। इसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? जो फसल होती है उसमें कुछ अनावश्यक जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो चारा उग जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। और इसको हटाने की जो विधि है उसको कहते हैं निराई। ये आपको पता रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट कटाई। अब हमने फसल के 5 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। हमने मिट्टी तैयार कर ली, बुआई कर दी है, सिंचाई भी दे दी, सिंचाई कर दी, खरपतवार से उसकी सुरक्षा कर दी। इसके बाद हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। और कटाई के दो माध्यम है, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग। फसल काटने की एक मशीन होती है जिससे हम फसल काटने का कार्य करते हैं, और थ्रेसिंग होती है जो बीज को और भूसे को, चारे को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद भंडारण, भंडारण किया जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड लेसन, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के रूप में किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब इसमें कुछ जैसे सूक्ष्म जीवों के नाम दे रखे हैं, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। ये कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम है जो हमें दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से ही दिखाई देंगे। ओके, इसके आगे है क्वेश्चन बनता है कि कहाँ रहते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं? ये हर पदार्थ में, हर जीव में, हर वस्तु में ये हमें मिल जाएंगे। जैसे मरुस्थल हो गया, दलदली भाग हो गया, ठीक है, शरीर हो गए, पदार्थ हो गया, हर वस्तु में हमें सूक्ष्म जीव दिखेंगे, ये मिलेंगे यदि हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देखें। अब सूक्ष्म जीव हमारे मित्रवत रूप से कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो वो देखिए। दही और ब्रेड का बनना, दही और ब्रेड खाने के रूप में काम आते हैं, जो हमारे लिए एक फायदेमंद पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे मित्रवत रूप में काम आया। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। दही में आपने देखा होगा सूक्ष्म जीव होते हैं, छाछ में होते हैं, दूध में होते हैं। इसके आगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म जीव मित्रवत व्यवहार किस प्रकार करते हैं, ये शत्रु किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे वाणिज्यिक उपयोग में कार्य करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक यानी व्यापार के रूप में हमारे महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। जैसे अल्कोहल हो गई, शराब हो गई, तो ये वाणिज्यिक रूप से कार्य की जाती है जिसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधीय प्रयोग। अब सूक्ष्म जीवों का औषधीय रूप में यानी मेडिसिन के रूप में किस प्रकार यूज करते हैं, वो सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग में आता है, जो हमारे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। इसके आगे है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ सूक्ष्मजीव इस प्रकार के होते हैं जो हमारी मिट्टी में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद है किण्वन। किण्वन की खोज किसने की, ये आपको याद रखना है। किण्वन की खोज की थी 1857 में लुई पास्कल ने। तो किण्वन की खोज 1857 में किसने की थी, लुई पास्कल ने। इसके बाद चेचक के टीके की खोज की थी 1798 में एडवर्ड जेनर ने। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद होने चाहिए। हानिकारक सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये रोग के कारक होते हैं जो
वायु में, जल में, भोजन में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, हमारी त्वचा के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इस प्रकार हमारे लिए सूक्ष्म जीव हानिकारक है या शत्रु है। ठीक है, इधर हमने देखा मित्रवत कैसे व्यवहार करते हैं। तो मित्रवत हमें दही ब्रेड के रूप में बनने में कार्य किया जाता है, वाणिज्यिक उपयोग में कार्य किया जाता है, औषधि के रूप में कार्य किया जाता है और उर्वरक शक्ति के बढ़ाने में कार्य किया जाता है। इसके आगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स रोग जंतुओं में रोग एक ऐसा रोग है जो जंतुओं में होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव के होते हैं जो पौधों को सड़ा देते हैं, उसको सुखा देते हैं, या उसकी जड़ों को खत्म करने के कार्य करता है। तो इस प्रकार से पौधों में भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक होते हैं। इसके आगे खाद्य विषाक्तन, यानी इसको रोकने के क्या उपाय हैं। तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं जो ये हानिकारक है। तो इसको नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल एवं सिरके के द्वारा और भंडारण और पैकिंग अच्छी तरीके से की जाए तो हम सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा पा सकते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन, जो हमारा वातावरण है, हमारा एनवायरमेंट है, इसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और 1% होती है जो मीथेन, आर्गन, सल्फर, इस प्रकार की कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तीसरा लेसन का नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। ठीक है, फाइबर्स एंड प्लास्टिक। एक होता है फैब्रिक, एक होता है फाइबर्स। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फैब्रिक यानी क्या होता है, कपड़े, और फाइबर यानी होता है, ठीक है, रेशे। आ रही है समझ में। इसके आगे है मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे ही क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे। मान लीजिए संश्लेषित रेशे की आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको लिखना है कि जो मानव के द्वारा निर्मित रेशे होते हैं उसे संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नाम लिख देना। अब संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार है, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ये संश्लेषित रेशों के प्रकार है। रेयन एक कृत्रिम रेशा होता है जो गलीचा और चादर बनाने के रूप में कार्य किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। नायलॉन एक प्रबल होता है, एक प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है। इससे एक नंबर का यदि क्वेश्चन आ जाए और उसमें दे दिया जाए कि जुराबे और रस्से किस प्रकार का रेशा है, तो नायलॉन। इसके आगे यदि पूछ लिया जाए कि चादर और गलीचा किस प्रकार का रेशा है, तो रेयन। और पॉलीएस्ट्रिक, जिसमें लोकप्रिय पॉलीएस्ट्रिक है टेरिलीन। ये आपको पता होना चाहिए। जो लोकप्रिय पॉलीएस्टर है, जो फेमस है, वो टेरिलीन। एक्रिलिक, ठीक है, तो तंबू, स्पिलिंग बैग, पर्दे, ब्रूस, ये सब प्रबल होते हैं, इनको जलाने पर तुरंत आग पकड़ लेने का कार्य करते हैं। इस प्रकार रेयन, नायलॉन, पॉलीएस्ट्रिक, ये 3-4 प्रकार के रेशे होते हैं। अब पीईटी, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी है आपके। तो पॉली एथिलीन टरफेनेलेट पॉलिएस्टर। ठीक है, पीईटी का यूज हम बोतल, तार, फिल्म, बर्तन निर्माण में प्रयोग करते हैं। इसके आगे है एक्रिलिक। एक्रिलिक प्राकृतिक ऊन जैसी होती है जो सस्ती, टिकाऊ होती है। एक्रिलिक एक प्राकृतिक ऊन जैसी होती है, यानी प्राकृतिक ऊन की जैसी होती है, प्राकृतिक ऊन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सस्ती होती है, टिकाऊ होती है और आसानी से सोखने का कार्य करती है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के कुछ ऐसे गुणधर्म है। अब उनके गुणधर्म क्या है, तो वो क्या है, जल्दी सूखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अधिक दिनों तक चलाऊ होती है, कई दिनों तक हम इसे चला सकते हैं, कम महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो संश्लेषित रेशों के महत्वपूर्ण रूप से गुणधर्म है। प्लास्टिक। प्लास्टिक जो हमारे घर में, हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार से हम इन्हें देखते हैं प्लास्टिक को।
प्लास्टिक क्या होती है, इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम पिघला सकते हैं और उसका नया आकार दे सकते हैं। ठीक है, इसके आगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक, जिसका हम नया आकार नहीं दे सकते, पुनः उपयोग नहीं कर सकते, एक बार बनने के बाद उसका पुनः उपयोग या पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, होती है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलिथीन हो गया, पीवीसी हो गया, खिलौने हो गए, जितने भी प्लास्टिक की चीजें होती है जो पिघलाकर, बोतलें हो गई प्लास्टिक की। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है, बेकेलाइट जो विद्युत की कुचालक होती है, जैसे स्विच है, स्विच बोर्ड आता है लाइट वाला, वो क्या होता है, बेकेलाइट का होता है, जो कुचालक होती है विद्युत की। इसके आगे मेलाइन होती है, ये आग प्रतिरोधक होता है। मेलाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है जो आग का प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। इसके आगे प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होती है, ये जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक हल्की होती है, प्रबल होती है और चिरस्थायी होती है, लंबे समय तक हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। यह महत्वपूर्ण रूप से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टिक का उपयोग क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। इसके आगे प्लास्टिक और पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण रूप से किस प्रकार संबंध है, तो ये जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय रूप में कार्य किया जाता है। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी इसका इस प्रकार प्रक्रम किया जाता है, इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है, इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, इसको तापमान पर गर्म करने के बाद इसका पुनः दूसरा निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके आगे 5R सिद्धांत कई महत्वपूर्ण रूप से बोर्ड की क्लासेस में पूछा जाता है कि 5R सिद्धांत क्या है, तो प्लास्टिक के रूप में 5R सिद्धांत क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। आर से स्टार्ट होने के कारण 5R सिद्धांत इसका नाम दिया है। जैसे इसका प्लास्टिक को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार इसका कम यूज करके इसको अधिक स्तर पर बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए, ये ह्यूमन के लिए महत्वपूर्ण रूप से, ये जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। इसके आगे 5R सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो उपयोग इसका यदि कम करो, ठीक है, रिड्यूस करो, पुनः उपयोग कर सकते हो, उसका पुनः उपयोग कर सकते हो। मान लो आपने मार्केट से एक बोतल पानी की खरीदी, तो हम उसको फेंकने का कार्य करते हैं, अब उसको फेंके नहीं, तो उसका पुनः उपयोग हम घरों में कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, तो उसका बनाने में या कुछ मसाले वगैरह डालने में कार्य उसका कर सकते हैं, तो इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर रही है। आप जो प्लास्टिक की चीजें होती है उसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको हम बेच सकते हैं, बेचकर उसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसको पुनः निर्माण, उसको पुनः चक्रित किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, उसको पिघलाकर उसका नया आकार दिया जा सकता है। पुनः प्राप्त करिए, ठीक है, रिकवर और उपयोग कम करें। यदि आपको प्लास्टिक को बचाना ही है, इसके खतरनाक दुष्प्रभाव से बचना है, तो इसका उपयोग कम कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्लास्टिक के बारे में लिख सकते हैं। इसके आगे है पदार्थ क्या होता है, उसमें धातु और अधातु का महत्वपूर्ण रूप से क्या संबंध है, यानी पदार्थ और धातु और अधातु क्या है। तो धातु क्या होती है, दोनों में यदि अंतर पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना है, ये कठोर होती है, चमकीली होती है, आघात वर्णता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, ध्वनिक का गुण पाया जाता है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे आयरन हो गया, चांदी हो गई, कॉपर हो गया, इस प्रकार के धातुओं के नाम आप लिख सकते हैं। अधातु इसका जस्ट उल्टा, ये चमकीली नहीं होती, आघात वर्णता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता इसमें पाई नहीं जाती, ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता,
और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आघातवर्धनीयता क्या होती है? किसी भी धातु को पीट पीट कर इतना पतला कर दे कि वो एक चादर नुमा आकृति में बदल जाए, इसे ही क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। ठीक है, धातु को पीट कर उसको इस प्रकार बदलना कि वो एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। तन्यता क्या होती है? धातु को खींचने पर वो तारों के रूप में यदि बदल जाए, वही क्या होती है? धातु। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, हम उसको किसी भी आकार में कितना खींचे तो टूटेगा नहीं। इस प्रकार ध्वनि का गुण, ध्वनि क्या होती है? ऐसी धातु जिसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न हो, उसे ध्वनि गुण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुण होते हैं। ये तो हो गए धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा? यदि मैग्नीशियम एक धातु है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे उष्मा के उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास निकल कर आएगा। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जल H2O क्या होता है? जल, जिसके हम यदि धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अम्लों के साथ अभिक्रिया, जैसे HCl एक अम्ल का नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसके साथ यदि अभिक्रिया करेंगे धातु की, तो हमारे पास जो भी उत्पन्न हो। क्षारों के साथ अभिक्रिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, देखिए अम्ल क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जो एक तत्व को अपने स्थान से हटाकर दूसरे पर भेज दे, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। इसके बाद धातु और अधातु की हम उपयोग किस प्रकार करते हैं? धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मशीनों में, मोटर गाड़ियों में, वायुयान में, रेलगाड़ियों में, इस प्रकार धातुओं का कई रूपों में यूज कर सकते हैं। अधातु का शोषण में, पौधों की वृद्धि में, जल शुद्धिकरण में और पटाखों के रूप में हम अधातु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है फिफ्थ लेसन, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब ये प्रकृति में सीमित रूप से होते हैं। ठीक है, प्रकृति में मुख्य रूप से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया या वायु हो गई। इसके आगे कुछ समाप्त होने वाले, ठीक है, कुछ समाप्त होने वाले कुछ प्राकृतिक साधन है, वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और कई प्रकार की गैसें, जैसे CNG है ना, LPG, कई प्रकार की गैसें होती है। तो वो लिमिट है उनकी, कभी भी वो समाप्त हो सकती है, उनका यूज करेंगे उस आधार पर उसको चला सकते हैं। अब कोयला क्या है? कोयला का यूज हम खाना पकाने में, रेल के इंजनों में और तापीय शक्ति संयंत्रों के रूप में भी इसका यूज करते हैं, तो विद्युत उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब कोयले की एक कहानी होती है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। यदि 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ? 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था? प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे थे, वन थे, तो बाढ़ आने पर 300 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे बाढ़ हो सकती है, सुनामी हो सकती है। तो उससे क्या हुआ? वन नीचे दब गए। ठीक है, जो पेड़ पौधे नीचे दब गए थे वो उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर संपीड़ित हुए तो मृत पेड़ पौधे के रूप में वो परिवर्तित हो गए, आज हमें कोयले के रूप में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे बड़े बड़े कोयले की खानें होती है, तो समझ जाना कि वहां पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई थी या वहां किसी प्रकार के वन थे जो दब गए थे कुछ सालों पहले, जो हमें कोयले के रूप में मिले।
अब कोयले से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? कोक प्राप्त होती है, कोयला प्राप्त होता है, कोयला गैस प्राप्त होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है, कोयला गैस क्या होती है, जो हमें कोयले से ही प्राप्त होती है। कोक ये कठोर होती है, सरंध्र होती है, और काला ये पदार्थ होता है, सबसे काला होता है, सबसे शुद्ध होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है कोक। कोलतार क्या होता है? ये अप्रिय होती है, इसकी गंध होती है जो अप्रिय होती है, काला काला द्रव होता है जो सड़कों पर सड़क बनाते समय कई प्रकार से उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। औषधि में, सुगंध और छत निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, ठीक है, इनका यूज करते समय जो गैस निकलती है वो कोयला गैस कहलाती है। पेट्रोलियम क्या होता है? कुछ सालों वर्ष पहले जो समुद्री जीव जंतु थे, कुछ आपदाएं आने के कारण वो परिवर्तित होकर नीचे दब गए, उच्च तापमान पर, उच्च दाब पर वह संपीड़ित होकर गलकर उनका एक द्रव के रूप में परिवर्तित हो गए, जो हमें पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार पेट्रोल का निर्माण हुआ, इस प्रकार ही कोयले का निर्माण हुआ। सीएनजी क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, जो पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। लिक्विड एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम वाहनों में यूज करते हैं। पीसीआर क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये क्या है? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ क्या होता है? ये पेट्रोल को, कोयला को, यानी प्राकृतिक जितनी भी पदार्थ होते हैं उन सबको संरक्षण करने का कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समग्रता से साइंस के पहले से लेकर 5th लेसन तक हमने समग्रता के आधार पर अध्ययन किया। इसी प्रकार हम आपको संपूर्ण सब्जेक्ट को, विषय को आसान करने का कार्य करेंगे, जो आपके 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाएगा और आपके दिमागी स्तर को एक विस्तृत आधार पर समग्रता प्रदान करेगा। आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने बच्चों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को जो शिक्षण 12th की क्लासेस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इतना कारगर होगा कि उनको आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों की यदि किसी चीज की दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो।